हेलो डियर स्टूडेंट्स। ये मैट्रिसेस के आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे दो टॉपिक डिस्कस करूंगा। नंबर एक, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इट टू नॉर्मल फॉर्म, और उसी के साथ ये बताऊंगा भी कि नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। फिर दूसरा न्यूमेरिकल, एक जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, अक्सर आता है कि ए आपको एक मैट्रिक्स दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पी और क्यू ऐसे निकालो। ठीक है, ए आपको दे दी गई और आपसे कहा जाएगा कि फाइंड टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पी एंड क्यू सच दैट पी ए क्यू इज इन नॉर्मल फॉर्म। और कभी कभी तो इसमें एग्जाम में और चीजें ऐड कर देता है। वो कहता है कि हेंस फाइंड ए इनवर्स, हेंस फाइंड ए इनवर्स। ये सेकंड टाइप की प्रॉब्लम में। ठीक है, तो आज दो प्रॉब्लम डिस्कस होंगी। पहली नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके रैंक बताने की, दूसरी पी और क्यू दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस निकालनी है कि सच दैट पी ए क्यू इज इन नॉर्मल फॉर्म। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि नॉर्मल फॉर्म कहते किसे हैं, क्या होता है नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म, मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स ए दी गई है, कोई मैट्रिक्स ए दी गई है और आपने इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया। ट्रांसफॉर्मेशन यूज किए और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके आपने मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया। तो जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके, तो आपको ये फॉर्म मिलेंगे। आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक है, तो ये जो आर है आपका, आर क्या है? ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या तो ये फॉर्म मिलेगा। ठीक, मान लीजिए 3 by 3 की मैट्रिक्स है तो आपको ये फॉर्म मिल गया, या आपको ये फॉर्म मिलेगा। अभी डिफाइन करूंगा इन फॉर्म की मीनिंग भी। या ये फॉर्म मिलेगा, या आपको ये फॉर्म मिल सकता है। ये सारे फॉर्म्स, अगर मैट्रिक्स ये जो सारे फॉर्म्स हैं, इन फॉर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म। इन सारे फॉर्म्स का जो नाम होता है आइदर नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, और चूंकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी में, रैंक में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जितने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, यही वही आपका एक ही रैंक होगी। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू आर। ठीक है, जो जिस भी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी वही आपकी रैंक कहलाएगी। अब यहां पर बात आती है ये सिंबल कैसे है। मान लीजिए आपको 2 by 2 की मैट्रिक्स दी गई है, कोई भी मैट्रिक्स दी गई है। ठीक, 1 0 0 1, और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने में आपको ये फॉर्म मिला, तो आप इसको क्या लिखोगे? I2, और रैंक हो गई 2। अब मान लीजिए आपको मैट्रिक्स दी गई थी 4 by 3 की, तो 4 by 3 की मैट्रिक्स को जब तुमने एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज किया तो आपको मिला 0 1 0, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया तो आपको ये मिला, सॉरी ये 1 है। 4 by 3 की मैट्रिक्स थी, उसमें आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद आपको ये वाला फॉर्म मिला। तो इस फॉर्म को आप कैसे डिनोट करोगे? I3, नीचे की रोज जीरो हो गए तो सिर्फ एक जीरो। अगर नीचे कई सारे रोज जीरो हो जाते, मान लो 5 by 3 की मैट्रिक्स होती और नीचे एक और जीरो मिल जाता, एक और रो जीरो हो जाती, ये 3 रो में 1 1 1 है और नीचे की 2 रो जीरो हो जाती, तो भी आप एक ही जीरो यहाँ लिखते। आगे बात समझ में? अब मान लीजिए आपको 5 by 3 की मैट्रिक्स है, तो जब 5 by 3 की मैट्रिक्स है तो 1 2 3 4 5, 0 1 0 0 0 0 0, सॉरी 3 by 5 की।
ठीक है, 3/5 की 3/5 की मैट्रिक्स है। और 3/5 की मैट्रिक्स को जब आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया तो आपको ये वाला फॉर्म मिला। तो आप इसको कैसे लिखोगे, I3 और डॉटेड लाइन, आगे के सारे कॉलम जीरो। आगे बात सुन रहे। अब यहीं पे अगर इस 3/5 की मैट्रिक्स में ये भी जीरो हो जाता तो अब आप I2 लिखते, नीचे की एक रो जीरो हो गई तो उसके लिए जीरो, आगे का एक कॉलम हो गया जीरो, उसके लिए जीरो। तो ये फॉर्म बन गया। तो आप समझ गए होंगे, ये फॉर्म ये रहा, ये फॉर्म ये रहा, और ये वाला फॉर्म ये रहा। और जब हमने नीचे वाला भी जीरो कर दिया तो ये वाला फॉर्म ये बन गया। और यहाँ पे मैट्रिक्स की रैंक टू, रैंक हो गई यहाँ पे टू, इस केस में रैंक थ्री, इस केस में, इस केस में रैंक थ्री, और इस केस में रैंक टू। ठीक। अब बात आती है कि हमें नॉर्मल फॉर्म में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस कैसे करना है। तो पिछले वीडियो लेक्चर में अगर तुमने देखा हो रैंक बाई इक्विवेलेंट फॉर्म, तो उसमें मैंने क्या बताया था आपको, रैंक बाई इक्विवेलेंट फॉर्म में मैंने आपको ये बताया था कि A11 के नीचे जीरो, यानी आर R1 का फर्स्ट एलिमेंट A11 होगा, उसके नीचे जीरो करना है। फिर R2 सेकेंड रो में और फर्स्ट रो के नीचे एलिमेंट नीचे जीरो कर दिए। फिर R2 की जो पहली नॉन जीरो एंट्री होगी वो A22 भी हो सकती है, A23 भी हो सकती है, उसके नीचे के एलिमेंट जीरो करने हैं, क्योंकि A21 तो पहले तुम जीरो कर चुके हो। फिर R3 नॉन जीरो एंट्री के नीचे जीरो कर देना है, जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री। ऐसे ही फिर R3 में आओगे, R3 की जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री होगी उसके नीचे जीरो करना है। ये काम तो आपको करना ही करना है। और कैलकुलेशन भी सिर्फ इतने ही काम पे होनी है। उसके बाद तो आप ये मान के चलो, उसके बाद तो आप खाली सिर्फ ऑपरेशन लिखोगे। अगर मेरे तरीके से करोगे, इधर उधर दाएं बाएं तरीके से करोगे तो मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन जो तरीका मैं फॉलो करता हूँ उसी तरीकों को कॉपी करोगे, उसी मेथड को कॉपी करोगे, तो अपर ट्रायंगुलर बनाने के बाद या इक्विवेलेंट बनाने के बाद आपको आइडेंटिटी बनाने में सिर्फ मजदूरी करनी है कि ट्रांसफॉर्मेशन लिख के बार बार मैट्रिक्स लिखनी, लेकिन कैलकुलेशन के नाम पे काम जीरो होगा। आगे बात सुन में। चलिए सीधे मैं न्यूमेरिकल पे आता हूँ। पहला क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A is equal to 1 4 3 1 1 4 3 1 2 1 minus 1 2 2 1 minus 1 2 minus 1 2 1 0 3 1 2 1 3 1 2 1। एक बार मैं वेरीफाई कर लूं ताकि आंसर मैच करने में आसानी रहेगी। 1 4 3 1 2 1 minus 1 2 minus 1 2 1 0 3 1 2 1। ठीक है, by reducing it to, by reducing it to नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। तो सबसे पहले चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। दी गई मैट्रिक्स लिखिए, A इज इक्वल टू 1 4 3 1 2 1 minus 1 2 minus 1 2 1 0 3 1 2 1। तो मैंने क्या बताया, पहला काम होता है A11 के नीचे जीरो करना, यानी R1 की फर्स्ट एंट्री ये जो 1 है इसके नीचे जीरो करना है। A11 के नीचे जीरो करने का मतलब हम R1 की हेल्प से R2 R3 और R4 के, R2 का ये एलिमेंट जीरो करेंगे, R3 का ये एलिमेंट जीरो करेंगे, और R4 का ये एलिमेंट जीरो करेंगे। R1 की हेल्प लेंगे और R2 R3 R4 के ये तीनों एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे। अब इसके लिए ऑपरेशन लिखना है। तो जो हमारा ऑपरेशन होगा वो ऑपरेशन क्या होगा, सबसे पहला ऑपरेशन बना हमारा R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 4R1। ऐसा मैंने क्यों किया भाई, यहाँ पे 4 है देखो, और यहाँ पे 1 है। तो 4 में अगर इस 1 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 माइनस 4 करूंगा तभी जीरो बनेगा। और निगेटिव वाला 4 कहां से आएगा, वो फर्स्ट रो से आएगा, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से। तो फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस का 4 बन जाएगा।
तो माइनस लगा दिया। अब कैलकुलेशन में हमसे मिस्टेक ना हो, हम क्या करेंगे, हम गए इधर रफ में, हमने यहाँ पे लिखा पहले R2, R2 क्या हो गया 4 1 2 1, फिर हमने लिखा 4R1, ये जो R1 है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, -4, 4 3 जा 12, साइन किसका बोल रहा है, माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस माइनस, तो -7 6 -11 सेकेंड। ठीक, तो अब आप यहां पे लिख दीजिए 1 2 -1 3 0, यहां पे तो 0 आ जाएगा, -7 6 -11। ठीक, अब हमें इस 3 को 0 करना है, तो इस 3 को 0 करने के लिए हम ऑपरेशन क्या लिखेंगे, R3 का पहला एलिमेंट 0 करना है ना, तो R3 इज इक्वल टू R3 -3R1। चलिए वापस चलते हैं, हम R3 लिखा हमने, R3 क्या हो गया 3 -1 1 2, अब 3R1 है, 3R1 लिखा आपने रफ में, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 -3, 3 3 जा 9, R1 में 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, साइन किसका है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस माइनस, 0 -7 और 1 + 3 4 और 2 - 9 -7, तो ये एंट्री हो गई आपकी बेटे 0 -7 4 -7। चलिए अब अगला काम क्या है आपका, इसको 0 करना, R4 के इस एलिमेंट को, तो अब आपको सिर्फ ऑपरेशन लिखना है, R4 इज इक्वल टू R4 -R1। अब इसको यहां लिखने की जरूरत नहीं है, 1 - 1 0 दिख रहा है, 2 - 2 0, 0 -1 यानी +1, और 1 - 3 -2। पहला काम हो गया हमारा, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट, हमने A11 के नीचे 0 कर दिया। अब हमें सेकेंड रो में आना है, फर्स्ट रो का काम हो गया, अब हमें सेकेंड रो में आना है, तो सेकेंड रो में जब हम आएंगे, तो सेकेंड रो में जो पहली नॉन जीरो एंट्री है, तो सेकेंड रो की पहली नॉन जीरो, ये सेकेंड रो है, इसकी पहली नॉन जीरो एंट्री कौन है, -7। अब मुझे -7 के नीचे 0 करना है, तो -7 के नीचे कौन है, एक -7 है और एक 0 है, तो एक तो ऑलरेडी 0 हो रखा है, बस थर्ड रो के इस एलिमेंट को 0 करना है, लेकिन हेल्प किसकी लोगे, सेकेंड रो की, क्योंकि तुम सेकेंड रो के -7 के नीचे के टर्म 0 कर रहे हो ना, ठीक है, तो यहां पे 0 करना है। चलिए ऑपरेशन लिखिए, सिंपल ऑपरेशन है बेटे, R3 इज इक्वल टू, क्योंकि ये भी -7 ये भी -7, तो बीच में बस माइनस का साइन लगा दो, तो -7 + 7 हो जाएगा, R3 - R, तो हो गया, आपको क्या मिला। अब इसमें भी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है रफ की, जहां पे रफ की जरूरत होगी वहां रफ करेंगे, अननेसेसरी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अपन। 0 -7 6 -11, इधर दिख ही रहा है ऊपर नीचे 0 0, 4 - 6 कितना हुआ, -2, -7 + 11 कितना हुआ, 4। ठीक, अब दिनों चौथी रो पे कोई काम ही नहीं हुआ, 1 -2, स्टेप हमारा कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटे, अगला स्टेप है हमारा थर्ड रो पे आओ, सेकेंड रो का काम हो गया, थर्ड रो पे आओ। ठीक, अब थर्ड रो पे आए, थर्ड रो के पहले नॉन जीरो एंट्री कौन है, ये -2 है, पहली नॉन जीरो एंट्री कौन है, ये -2 है। अब इसके नीचे 0 बनाना है, तो इसके नीचे 0 बनाने के लिए हमें क्या करना है, फिर से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है, तो इस -2 के नीचे 0 बनाना है ना, यानी R3 की हेल्प से R4 के इस एलिमेंट को 0 करना है, तो मैंने ऑपरेशन लिखा R4 इज इक्वल टू R4। अब ये चूंकि 1 को 0 बनाने के लिए मुझे -1 लगाना पड़ेगा इसमें, अब -2 से -1 कैसे आएगा, -2 को 2 से डिवाइड कर दो तो -1 आ जाएगा, तो R4 + 1/2 R3, तो ये हो गया, आंसर आ गया आपका। हालांकि देखिए पूरी की पूरी रो 0 हो जाएगी, नीचे वाली रो का 2 गुना है ऊपर वाली रो, लेकिन विथ निगेटिव साइन। ठीक है, देखना जब प्लस किया तुमने तो यहां आया 1 2 -1 3 0 -7 6 -11 0 0 -2 4
जीरो, 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 जीरो। क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड किया तो -1 आया, जुड़ के जीरो हो गया। 4 को 2 से डिवाइड किया तो +2 आया, -2 के साथ जुड़ के जीरो हो गया। ये अब आपकी इक्विवेलेंट फॉर्म बन गई। देखो यहाँ पर एक जीरो, अब ध्यान से देखो ना, यहाँ पर एक जीरो से अगली रो में दो जीरो और अगली रो में चार जीरो, तो जीरो की काउंटिंग बढ़ती चली जा रही है। अब R4 के नीचे कोई जीरो नहीं है, इसलिए मामला यहीं पे खत्म। ठीक, तो जब जीरो की काउंटिंग बढ़ गई, ठीक, तो अब आप क्या करोगे, रैंक तो आपको यही पता चल गई 3 है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कहा, बाय रिड्यूसिंग इट टू नॉर्मल फॉर्म। जब हमें रैंक पता चल गई 3 है, तो हमें इसे नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। अब जो ऑपरेशन होंगे सिर्फ लिखने हैं, करना कुछ नहीं है। आप क्या लिखोगे, अब देखो बेटा मेरा प्रोसीजर क्या है। ये आपने पहले क्या किया था, A11 के नीचे जीरो किया था, अब A11 के आगे जीरो करना है, यानी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। तो 2 -1 3 को जीरो करना है, और हेल्प किसकी लोगे, C1 की, क्योंकि C1 के बाकी एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। ध्यान से देखो, C1 के बाकी एलिमेंट जीरो है, तीनों एलिमेंट जीरो है ना C1 में, तो सिर्फ ये है। तो ऑब्वियसली जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ होनी ही नहीं, कैलकुलेशन कैलकुलेशन तो फर्स्ट एलिमेंट्स पे होगी, और आप ऑपरेशन तो लिख ही रहे हो ना फर्स्ट एलिमेंट को जीरो करने के हिसाब से। तो जैसे आपने लिखा C2 इज इक्वल टू C2 माइनस 2C1, बस, तो ये जीरो हो जाएगा। ये 2 है, यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो C2 माइनस 2C1 हो गया। इसको जीरो करना है C3 को, तो आपने लिखा C3 इज इक्वल टू C3 प्लस C1, तो ये भी जीरो हो जाएगा 1। ये 2 जीरो हो गया पहले, अब ये -1 जीरो हो जाएगा, -1 + 1 जीरो होता है। अब 3 को जीरो करना है, तो 3 - 3 करना है ना, और ये 1 है, तो 3 माइनस C4 इज इक्वल टू C4 माइनस 3C1। चूंकि C1 में बाकी एंट्रीज जीरो है, तो हमको टेंशन लेनी ही नहीं है। हमारा सीधा काम हो गया 1 0 0 0 1 -7 0 0 0 6, सॉरी यहाँ पे जीरो आएगा, 0 6 -2 0 0 -11 4 0। ये लीजिए साहब, काम कंप्लीट। C1 A11 के आगे जीरो, अब A22 के आगे जीरो करो। A22 के आगे जीरो करने के लिए क्या ऑपरेशन यूज करोगे, यानी C2 की हेल्प से C3 और C4 चेंज होने हैं। भाई अब आपको इसके आगे के जीरो करने, -7 के आगे वाले जीरो करने। अब तुम ध्यान से देखो, -7 के अलावा सेकंड कॉलम में सारी एंट्रीज जीरो है, तो बस सिर्फ ऑपरेशन लिखना है। तो C2 की हेल्प लेनी है, C3 और C4 को जीरो करना है। तो C3 इज इक्वल टू जितना भी, भाई 6 को -7 बनाना है, तो C3 प्लस 6 को -7 को, सॉरी -7 को 6 बनाना है, तो C3 प्लस 6/7 C2। जब -7 को 6/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 बन जाएगा। -7 को 6/7 से मल्टीप्लाई करो तो -6 बन जाएगा, और -6 और +6 जुड़कर क्या हो जाएंगे, जीरो। ऐसे ही आपको लिखना है C4 इज इक्वल टू C4, यहाँ पे -11 है और यहाँ पे -7 है, तो C4 प्लस 11/7 C2। सिर्फ आपने ऑपरेशन लिखा, कैलकुलेशन तो कुछ करनी ही नहीं है। ये लीजिए 1 0 0 0 0 -7, आगे वाले जीरो ऑपरेशन लिख दिया। अब 0 0 -2 4 0 0 0 0। अगले पेज पे चलते हैं। अब बेटा आपका अगला काम क्या है, अब आपके पास काम है इस -2 के आगे वाले एलिमेंट को जीरो करना। तो यानी C3 की हेल्प लेनी है, और C3 की हेल्प से C4 के 4 को जीरो करना है। तो -2 को 4 बनाने के लिए मुझे C3 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से। तो मेरा ऑपरेशन बन जाएगा C4 प्लस 2C3। तो ये देखो 4 - 4 जीरो हो जाएगा। चलो ऑपरेशन लिखते हैं अगले पेज में। ऑपरेशन लिखो C4 प्लस 2C3, C4 इक्वल टू, ऑपरेशन लिख दिया आपने। एंट्रीज याद है अपने को, 1 0 0 0, दूसरा एलिमेंट -7 था, 0 0, और यहाँ पे 0 0 -2 था शायद, एक मिनट, -2 +2 में कंफ्यूज हूँ, -2 था, 0 0 0 4 वाला जीरो हो जाएगा। लो, हो गया काम।
बस बेटा -7 को और -2 को 1 बना दो, तो उसके लिए जो ऑपरेशन यूज करोगे, R2 इज इक्वल टू R2 इंटू -1/7 और R3 इज इक्वल टू R3 इंटू -1/2। बस इसको -2 से डिवाइड कर दो और इसको -7 से, तो 1 हो जाएगा। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0। नॉर्मल फॉर्म लिख देना बेटे, 1 मार्क्स फॉर्म लिखने के होते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3। हेंस रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। आंसर चेक कर लेने दो मुझे। हाँ 3 है। आगे बात समझ में? चलिए अब दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। फाइंड रैंक ऑफ, अब ये नहीं लिख रहा बाय रिड्यूसिंग इट टू नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म की चैप्टर का टॉपिक है तो नॉर्मल फॉर्म ही होगा। 0 4 2 4 2 1 0 1 1 0 1 2 2 3 2 2 3 -2 6 1 -2 6 1। ठीक है, आइए सॉल्यूशन पे। ए इज इक्वल टू क्या है? 0 4 2 1 0 1 2 2 3 -2 6 1। यहां पर बेटे A11 के नीचे 0 मैंने करना बताया, लेकिन A11 0 हो गया। ध्यान रखना बेटे, हमेशा याद रखना, कभी अगर फर्स्ट एलिमेंट 0 हो तो उसको इंटरचेंज करना है दूसरे एलिमेंट से, या फर्स्ट रो पूरी की पूरी 0 हो। अगर फर्स्ट रो पूरी की पूरी, चलो रो और कॉलम की बाद में बात करूंगा, फर्स्ट एलिमेंट अगर 0 है तो यहाँ पे देखो A11 क्या है? 0। तो ये इंटरचेंज होगा। सबसे पहला काम आपका होगा, रो इंटर कॉलम से इंटरचेंज कर दो, C1 C2 इंटरचेंज कर दो, तो जिससे क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन पे 1 आ जाएगा। 1 0 1 0 4 2 2 2 3 -2 6 1। ठीक, अब आपको ये जो फर्स्ट एलिमेंट है कौन है? ये 1। फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के नीचे 0 करना है, तो ये तो ऑलरेडी 0 है, बस इस 1 को 0 करना है। तो ऑपरेशन क्या लिखोगे बेटा? R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1। तो आपका बन जाएगा ऑपरेशन लिखने पे, ये हो गया 1 1 0 2 -2 0 4 2 6। अब R3 माइनस R1 है ना, तो 1 -1 0 2 -0 2 3 -2 1 1 -2 यानी 1 + 2 3। चलिए, अब आपने पहला काम किया, A11 के नीचे 0 किया। अब R2 का सेकेंड रो पे आ जाओ। सेकेंड रो का पहला नॉन जीरो एंट्री कौन है? ये है 4। तब आपको 4 के नीचे 0 करना है। तो ऑब्वियसली 4 के नीचे 0 करने के लिए आप क्या करोगे बेटे? R3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ये भी ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन लिख दोगे, R3 इज इक्वल टू 2R3 - R2। लेकिन इस काम के लिए हमेशा रफ यूज करना बेटे, अगर ये ऑपरेशन लिखते हो तो मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। इस वजह से ये ऑपरेशन बहुत कम इस्तेमाल करता है स्टूडेंट, और मैं भी सजेस्ट नहीं करता। इसकी जगह मुझे लिखना चाहिए था R3 - R2/2, तो उसमें मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन अगर आपने ये लिख दिया 2R3 - R2, तो सबसे पहले 2R3 की वैल्यू लिखो रफ में। 0 2 2 4 2 1 2 2 3 6। फिर लिखो R2 0 4 2 6। अब साइन किसका? माइनस का, तो माइनस 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 माइनस, यानी सारा कुछ क्या हो गया? 0। बस भाई मैट्रिक्स बना दो, 1 0 2 -2 0 4 2 6 0 0 0 0। चलिए, ये इक्विवेलेंट फॉर्म बन गया।
A11 के नीचे जीरो, A22 के नीचे जीरो, जीरो की काउंटिंग बढ़ गई, यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे चार जीरो, यानी इक्विवेलेंट फॉर्म बन गया। तो रैंक तो तुमको यही पता चल गई, रैंक 2 है। लेकिन अब नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो अब बेटे, अब क्या करना होता है, अब A11 के आगे जीरो। एक बार ये प्रोसीजर पूरा कर लिया, तो अब इसको ऐसे याद करो, सेकंड न्यूमेरिकल है। A11 के नीचे जीरो, A22 के नीचे जीरो, A33 के नीचे जीरो। जब इक्विवेलेंट फॉर्म बन जाए, फिर A11 के आगे जीरो, A22 के आगे जीरो, A33 के आगे जीरो, A44 के आगे जीरो। यानी नीचे जीरो जब बोल रहे हो तो रो ट्रांसफॉर्मेशन, आगे जीरो जब बोल रहे हो तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये बात दिमाग में सेट कर लो। अपने आप आपसे एग्जाम में स्टेप में ना मिस्टेक होगी ना कैलकुलेशन में होगी। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, A11 के आगे जीरो करना है। मैं रफ का काम मिटा रहा हूं। तब मुझे A11 के आगे जीरो करना है। तब जब मुझे A11 के आगे जीरो करना है तो मुझे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। तो ये ऑलरेडी जीरो है, ये टू को जीरो करना है, ये है वन। तो मुझे ऑपरेशन क्या लिखना पड़ेगा, C3 इज इक्वल टू C3 माइनस टू C1। भाई C1 को टू से मल्टीप्लाई कर दो, ये टू बन जाएगा। अब इस माइनस टू को जीरो करना है, तो C4 इज इक्वल टू C4 प्लस टू C1। इसको टू से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे C4 में, तो माइनस टू प्लस टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस वन है, ये माइनस टू है, तो माइनस टू और टू इंटू वन प्लस टू, तो जीरो हो जाएगा। सेम यहाँ पे देखो, C3 माइनस टू C1, तो C3 है टू माइनस टू जीरो। चलिए बनाइए इसको, वन जीरो जीरो जीरो। मैंने पहले ही बोला था कैलकुलेशन करनी ही नहीं है अगर मेरे तरीके से कर रहे हो, बस खाली ऑपरेशन लिखने हैं। हो गया साथ। अब अगला स्टेप क्या होगा, A22 के आगे जीरो, सेकेंड कॉलम में आओ या सेकेंड रो में आओ। सेकेंड रो का नॉन जीरो एंट्री फोर है, फोर के आगे जीरो। तो फोर के आगे जीरो करना है, तो जब फोर के आगे जीरो करना है तो क्या ऑपरेशन, यानी C2 यूज करना है तुम्हें। ऑपरेशन क्या हुआ, C2 इज इक्वल टू, सॉरी C3, यानी टू को जीरो करना है, तो C3 इक्वल टू C3 माइनस C2 बाई टू। फोर को टू से डिवाइड कर दो तो टू बन जाएगा, और टू माइनस टू जीरो। सेम सिक्स है, तो C4 इक्वल टू C4 माइनस थ्री बाई टू, थ्री बाई टू C2। फोर को थ्री बाई टू से मल्टीप्लाई करो, तो फोर थ्री जर ट्वेल्व, ट्वेल्व बाई टू सिक्स आ जाएगा, तो सिक्स माइनस सिक्स जीरो। अब आपको सिर्फ ऑपरेशन मैट्रिक्स बनानी है, वन जीरो 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 फोर जीरो 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 जीरो। बस जी। अब इस फोर को वन बना दो, जो सेकेंड रो में है उसके लिए ऑपरेशन लिख दो, R2 इज इक्वल टू R2 बाई टू। तो बन जाएगा वन जीरो 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 वन जीरो 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 जीरो। यानी इक्विवेलेंट फॉर्म के फॉर्म में क्या बनी, नॉर्मल फॉर्म के केस कैसी बनी, I2 जीरो जीरो जीरो, आगे की सारी रो सिमट गई। हेंस रैंक ऑफ ए क्या हो गई, टू हो गई। देखते हैं इसका आंसर, हाँ टू है। ठीक, चलिए अब एक न्यूमेरिकल आप लोग प्रैक्टिस करना, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ और घर के लिए चलिए देखते हैं। मैं क्वेश्चन, फाइंड रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो 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 फोर टू वन माइनस एट माइनस ट्वेल्व माइनस सिक्स माइनस थ्री 24 8 2 6 3 9 5 4 1 by reducing it to normal form। चलिए यहां पे सबसे पहले मैट्रिक्स लिखिए, a इज इक्वल टू फोर टू वन माइनस एट माइनस ट्वेल्व माइनस सिक्स माइनस थ्री 24 8 2 6 3 9 5 4 1। मैंने क्या बोला,
बेटा हमें फर्स्ट एंट्री जीरो नहीं चाहिए, फर्स्ट एंट्री जीरो नहीं चाहिए, पहले ये बता रखा है तुम लोग को -12। साथ में ना तो पहली रो ना तो पहला कॉलम जीरो हो सकता है। तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, पहले कॉलम को आखिरी कॉलम से रिप्लेस कर दो, इसको आखिरी में भेज दो। पहला कॉलम या पहली रो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो C1 और C4 आपने कर दिया इंटरचेंज। तो आपको क्या बना, 9 5 4 1, बाकी एंट्रीज एज इट इज, 4 2 1, -8 -12 -6 -3 24 8 2 6 3, ये लास्ट में आ गया। अब बेटा A11 के नीचे जीरो करना है, और A11 क्या है, 9 है, तो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो आप ये तलाशो, क्या किसी रो या किसी कॉलम में जिस रो में 9 है उस रो में कोई 1 है, नहीं है 1। कॉलम में कहीं 1 है, हाँ आखिरी वाला है। तो R1 को R4 से इंटरचेंज कर दो। तो R1 R4 इंटरचेंज करोगे तो क्या फायदा हो जाएगा तुम्हारा, ये जो 9 है 1 बन जाएगा। बेटे इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि होता क्या है, पहली जो शुरू के एक दो स्टेप में ऑपरेशन होते हैं, कैलकुलेशन होती है, वो सबसे ज्यादा इंक्रीज पे होगी। अगर तुम ध्यान से देखो, जब तुम A11 के नीचे जीरो करोगे तो इतनी 3 3 6 3 9, इन 9 इंक्रीज पे कैलकुलेशन होगी। तो अगर ऑपरेशन ही कॉम्प्लिकेटेड है और 9 इंक्रीज पर कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई तो आप डिमोरलाइज हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट होने लगोगे। इस वजह से एक आध स्टेप आगे बढ़ा के हम पहले शुरू के दो स्टेप में कैलकुलेशन से बचते हैं कि कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो उसका सबसे अच्छा रास्ता क्या होता है, जिस एलिमेंट के नीचे जीरो कर रहे हो उस एलिमेंट को 1 बना दो। तो जैसे अगर 1 दिख रहा है तो इंटरचेंज कर दो, 1 ना दिख रहा होता तो मैं क्या करता, R1 -2 R2 कर देता, तो 9 -10 क्या हो जाता, 1। 9 -10 क्या हो जाता, 1। आगे बस 1 में 9 -10 -1, तो कम से कम मुझे राहत तो मिलती। ठीक है, तो चलिए, हालांकि इसमें बहुत टेक्निक्स है, मैं चाहो तो मैं टेक्निक यूज करूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं तुम्हें सीधा सीधा बताऊं। चूंकि टेक्निक यूज करूंगा तो R1 -2 R2 करूंगा तो 9 -10 तो आ जाएगा, 4 - 4 0, -12 + 12 0, 8 -4 4, तो ये दो एंट्री अपने आप जीरो हो जाएंगी। क्योंकि ये मुझे दिख रहा है 4 12 2 6, तो जब मुझे ये दिख रहा है 4 12 2 6, तो मुझे ये अपने आप जीरो होते नजर आ रहे हैं। करूं क्या, चलो देखो, प्रॉपर तरीका तो तुमको बता ही दिया है पीछे। अब जरा ट्रिकी तरीके पे चलते हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा। प्रॉपर तरीका तो तुम लोग सीख ही चुके हो, A11 के नीचे जीरो, A22 के नीचे जीरो, A33 के नीचे जीरो। अब ट्रिकी तरीके पे आओ। अब मान लीजिए बेटा मुझे यहाँ पे 1 चाहिए था, मुझे 9 के नीचे जीरो करना है, तो 9 को मुझे 1 बनाना है। लेकिन जैसे ही मैंने देखा ये 4 है, ये 2 है, ये 12 है, ये 6 है, तो यार ये तो जीरो हो जाएंगे अगर मैं ये ऑपरेशन यूज कर दूं, R1 = R1 -2 R2। तो उससे देखो क्या मिलेगा आपको, ये ट्रिक्स हैं, अगर आपको नजर आए तो यूज कर लिया। 9 -10 -1, 4 -4 0, -12 + 12 0, 8 -4 4। हमें लास्ट में तो सबको जीरो बनाना ही है यार। जब सबको जीरो बनाना है तो पहले ही काम करके चलो, 5 2 -6 2 0 4 1 -3 6 0 1 -8 24 3 0। इंटरचेंज करने बजाय मैंने ये यूज कर दिया। अब आते हैं उसमें, किसके नीचे जीरो करना है, -1 के नीचे जीरो करना है। तो ऑपरेशन आप क्या यूज करोगे, R2 = R2 + 5 R1, चूंकि ये 5 है और ये -1 है, तो -5 बन जाएगा, +5 0। और R3 इस 4 को जीरो करना है अब, तो R3 = R3 + 4 R1। अब इस 1 को जीरो करना है तो R4 = R4 + R1। चलिए, ये तो आपको घर के लिए देना था, लेकिन मैं खुद ही करने लगा इसको, अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल था, तो मैंने कहा चलो आप अपने आप इसको कर ही देता हूँ। इसमें कई ट्रिक्स हैं। R2 + 5 R1, तो बस ये जीरो, यहाँ पे तो जीरो है, ये तो कुछ करना ही नहीं, कैलकुलेशन होनी नहीं है। 2 - 6 बस यहाँ पे होगी, 2 + 5 4 = 20,
यानी 22, और यहाँ भी 0 है। R3 प्लस 4R1, ये हो गया 0। यहाँ पे दोनों जगह 0 है तो 1 और -3 एज इट इज कॉपी कर दो। यहाँ पे बस देखना है इस वाले पे 6 पे, तो 6 प्लस 16 22, आगे 0। R4 प्लस R1 है तो ये 0, -8 एज इट इज कॉपी कर दो, 24 एज इट इज कॉपी कर दो चूंकि यहाँ 0 है। 3 प्लस 4 7, जी। आगे बात समझ में क्लियर? चलो भाई, अब यार क्या नजर आ रहा है मुझे, अब इसको 0 करना है मुझे। किसको? अगला ऑपरेशन क्या है, 822 के नीचे 0, 822 के नीचे 0, तो कोई बात नहीं। एक बार यहाँ पे 2 है, 2 6 22 सारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो मेरा ऑपरेशन क्या आएगा। अब मैं इसको 1 नहीं बना रहा क्योंकि मुझे दिख रहा है कि तीनों टर्म 2 से डिवाइड हो रहे हैं, और ये 2 से डिवाइड कर दूंगा 2 को तो 1 बन जाएगा। तो मैंने सीधे सीधे ऑपरेशन लिख दिया, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R2 बाई 2। ठीक, तो चलो पहले इसको करता हूं मैं, इस ऑपरेशन को, फिर मैं तुम्हें R3 पे लाऊंगा, R4 पे। तो ये क्या हो गया, -1 0 0 4 0 0 2 -6 22 0, नीचे ये तो 0 कॉपी कर दो। अब यहां पे क्या करोगे तुम, यहां पे ध्यान से देखो बेटे, R3 कितना है, 0 1 -3 22, और R2 बाई 2 क्या हो जाएगा, 0 1 -3 11, और साइन यहाँ पे क्या है, माइनस का है, माइनस का साइन है ना, तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस, तो क्या मिला, 0 0 11। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 0 0, एक तो 0 पहले से था ना, 11 0। ठीक, अब अगले ऑपरेशन पे आओ बेटे, -8 को 0 करना है, इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 बन जाएगा। तो ऑपरेशन क्या हुआ, R4 इज इक्वल टू R4 प्लस 4R2। R2 की एयरप्लेन है चूंकि 2R2 में है ना, जिसके नीचे 0 कर रहे हैं, तो ये हो गया 0 0। ठीक, अब यहाँ पे ये तो 0 हो गया, 24 और 6 4 जा 24, ये प्लस का ये माइनस का, ये देखो माइनस। ठीक, तो ये हो गया, ये भी 0 हो गया। 7 प्लस 22, ये बड़ा हो गया यार, 22 इंटू 4 कितना हो गया, 88, 88 प्लस 7 95, जी। ठीक है, अब यार गुरु, यहां पे जरा ध्यान से देखो बच्चों, A11 तो ठीक था यार, A22 के नीचे 0, यहां पर A33 नहीं है, तो कोई बात नहीं, A33 नहीं है। आप क्या करोगे, चूंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है ना, तो डायगोनल में मुझे एलिमेंट चाहिए, चाहे बाद में स्वैप, डायगोनल में एलिमेंट चाहिए मेरे को। ठीक है, बाद में भी स्वैप कर सकते हैं। अभी अगर मैं इक्विवेलेंट फॉर्म वाले मेथड पे चलूं, तो थर्ड रो में ये है नॉन जीरो एंट्री, तो अब इसके नीचे 0 बनाना है। तो इसके नीचे 0 बनाने के लिए मुझे सिर्फ ऑपरेशन लिखना है, चूंकि 11 और 95 के अलावा बाकी सारी एंट्रीज 0 है, मैं रफ मिटा दे रहा हूं। तो थर्ड रो की जो पहली नॉन जीरो एंट्री है, उसके नीचे 0 करना है, तो सिर्फ आपने ऑपरेशन लिखना है। क्या लिखना है, R4 इज इक्वल टू R4 माइनस 95/11 R3। जब इसको 95/11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी 95 बन जाएगा, और बाकी जगह 0 है, तो मुझे लिखने में भी कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि कैलकुलेशन करना ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन लिखना था, देखते हुए कैसे 0 बनेगा। -1 0 0 4 0 0 2 -6 22 0 0 0 0 11 0, और आखिरी हो गई 0 0 0 0 0। बस बेटा, अब हमको क्या करना है, मैं इसी पेज पे कर रहा हूं,
अब हमारा काम A11 के नीचे 0 हो गया, A22 के नीचे 0 हो गया और A33 नहीं था, A34 के नीचे 0 हो गया। इक्विवेलेंट फॉर्म बन गया ना। ध्यान से देखो, यहाँ पर एक जीरो, यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 5 जीरो, इक्विवेलेंट फॉर्म बन गया। रैंक 3 है और नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी हुई? एक। इसमें ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो है, क्योंकि यहाँ पे 11 है। तो 3 रैंक हो गई, क्योंकि नॉन जीरो रोज है 3। आखिरी रो पूरी तरह जीरो हो चुकी। अब आपको क्या बताया था, जैसे ही इक्विवेलेंट फॉर्म बन जाए वैसे ही आपने क्या करना है, अब A11 के आगे जीरो, A11 के आगे ये भी जीरो है, ये भी जीरो, सिर्फ 4 को जीरो करना है। तो आपने सिर्फ ऑपरेशन लिखना है C3 इज इक्वल टू C3 प्लस 4C1। बस आपने ऑपरेशन लिखना है, बाकी मैट्रिक्स में कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। तो ये हो गया -1 0 0 0 0 और बाकी कॉपी कर दो, 0 2 -6 22 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, अगले स्टेप में A11 के आगे जीरो हो गया, अब A22 के आगे जीरो करो, यानी -6 और 22 को जीरो करना है। यहां भी सिर्फ ऑपरेशन ही लिखना है। क्या लिखोगे, C3 इज इक्वल टू C3 प्लस 3C2। भाई 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 3 जा 6 और 6 - 6 जीरो होता है। और ये 22 है, इसको जीरो करना है, 2 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो C4 इज इक्वल टू C4 माइनस 11C2। आपका सॉल्व हो गया। आ गया मैं -1 0 0 0 0 0 2 -6 सॉरी 0 0 0 और 0 11 0 जी। बस बच्चों, अब ये जो 11 इधर है, ये A11 है, ये A11 है, ये A22 है, A33 यानी इस पोजीशन पे लाना है, A33 की जगह पे लाना है। तो अब आपने क्या किया, C3 और C4 को इंटरचेंज कर दो। तो ये हो गया -1 1 2 3 0 2 1 2 0 0 11 0 0 0 0 2 बार 0। बस बच्चों, इसको 1 बनाना है, सारे को 1 बनाना है। तो आपने आप सिर्फ ऑपरेशन लिखने हैं, कौन से, R1 को डिवाइड कर दो -1 से, R2 को 1 से, R3 को 11 से। तो आपने ऑपरेशन लिखा R1 इज इक्वल टू R1 इंटू -1, R2 को 2 से डिवाइड करना था, R2 इंटू 1/2 और R3 को 11 से डिवाइड करना था, R3 इंटू 1/11। तो आपकी मैट्रिक्स बन गई 1 1 2 3 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 और आगे 2 कॉलम और थे, आगे 2 कॉलम और थे। ठीक है, तो ये आपके 2 कॉलम आगे हो गए। क्लियर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको अगर ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया, इसको अगर आप लिखोगे, ये बन गया बेटे I3, ये I3, ये 0, ये 0, ये 0। ठीक, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां पर शायद नीचे एक जीरो था, बस 1 2 3 4 चेक कर लेते हैं। हाँ 4 है बस, तो नीचे वाला मिटा दो बस। तो नीचे की एक रो हो गई जीरो और आगे के दोनों कॉलम जीरो हो गए। तो रैंक क्या हो गई, हेंस रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 3। आगे बात सुन में। अब आपने क्या करना है, चलिए भाई, अब मैंने एक क्वेश्चन और बताया था जिसमें दूसरा टाइप का था, सच दैट PAQ इज अ नॉर्मल फॉर्म। उस क्वेश्चन को डिस्कस करना था, तो चलिए करते हैं। अगला क्वेश्चन, नॉर्मल फॉर्म के न्यूमेरिकल बेटे हो गए। अब एक दूसरा टाइप का न्यूमेरिकल जो अक्सर आ जाता है एग्जाम में, वो क्या है, इफ A इज इक्वल टू 3 2 0 -3 -3
-1 4 4 1 आप कहा जाएगा डिटरमाइन टू नॉन सिंगुलर सिंगुलर matrices P and Q such that PAQ is equals to I, यानी नॉर्मल फॉर्म है, hence find A इनवर्स, यानी PAQ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो या नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, एंड हेंस फाइंड A इनवर्स। ये टाइप के न्यूमेरिकल अक्सर आते हैं कि मैट्रिक्स ए तुम्हें दे दिया और कहा गया कि दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पी और क्यू निकालो। वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पी और क्यू कैसी होंगी कि सच दैट पी ए क्यू इज इक्वल टू आई, यानी नॉर्मल फॉर्म है, और उसके बाद कहेगा ए इनवर्स निकालो। तो इसको पहले सीखो, जानो कैसे करते हैं। आपको बेटा यहां पे ध्यान से देखो, ए इज इक्वल टू, पहले कैसे करना है। ए दिया गया है तुमको, ए में कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, तो I3 A I3 लिख सकते हैं, आराम से लिख दिया। अब आपको यहां पे कॉपी करना है, A 3 2 0 -3 -3 -1 4 4 1 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ए यहाँ ए पे कोई काम नहीं होगा और राइट हैंड पे 1 0 0 0 0 1, सॉरी 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। ये चीज मैं आपको समझाता हूं, पहले क्या कहानी है इसकी। अब इसका पूरा प्रोसीजर समझो तुम। जैसे आपको ए की हेल्प से दो मैट्रिक्स पी और क्यू निकालनी है जो नॉन सिंगुलर हो, और एक और प्रॉपर्टी होती नॉन सिंगुलर के साथ, इन मैट्रिक्स को अगर आप Q इंटू पी कर दें तो वो ए इनवर्स के बराबर हो, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसी मैट्रिक्स पी ए क्यू, पी और क्यू दो मैट्रिक्स निकालनी है कि नॉन सिंगुलर हो और क्यू और पी का प्रोडक्ट ए इनवर्स हो, तो तभी पॉसिबल है कि जब पी ए क्यू इज इक्वल टू आई नॉर्मल फॉर्म में हो जाए। तो हम क्या करते हैं इसमें, ए को भाई किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, चाहे प्री मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आता। तो हम ए को I3 A I3 लिखेंगे। अब इस ए को हम आई में कन्वर्ट करेंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा के। इसी वजह से मैंने नॉर्मल फॉर्म में आपको कहा था कि पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना। आगे बात समझ में, इसी वजह से मैंने A11 के नीचे 0, A22 के नीचे 0, A33 के नीचे 0, फिर A11 के आगे 0, A22 के आगे 0, फिर A33 के आगे 0, यही बताया था ना। रो ट्रांसफॉर्म, जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो रो ट्रांसफॉर्मेशन इसमें यूज करेंगे, और जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे राइट हैंड में, यानी इस पे रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगा और इस पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगा, और ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट की जाएगी। तब ये जब रो ट्रांसफॉर्मेशन से P बनेगा और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से Q बन जाएगा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा पी ए क्यू इज इक्वल टू आई, यानी नॉर्मल फॉर्म। आगे बात समझ में। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा होगा कि यार रो हम इसमें क्यों कर रहे हैं, इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं, राइट हैंड वाली पे। रो हम लेफ्ट हैंड वाली पे क्यों कर रहे हैं, राइट हैंड वाली पे क्यों नहीं कर रहे हैं। ए के उसका कारण है बेटे, अगर ए मान लो तुम्हारी 3/4 की मैट्रिक्स होती, ए तुम्हारी 3/4 की मैट्रिक्स होती, तो अगर किसी मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई करते तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर, उसमें कितनी रो होनी चाहिए। मान लो आप बी से मल्टीप्लाई करते तो बी में रो कितनी होनी चाहिए बताओ, कुछ भी हो सकती है, एम।
लेकिन कॉलम सिर्फ 3 होने चाहिए। आई बात समझ में? सॉरी, मैं शायद गलत बोल गया, 1 मिनट है ना, मुझे इसको फिर से लिख। ए मेरी 3/4 है मान लो, ए कोई मैट्रिक्स है 3/4 की। तो जब इसको 20 पहले मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं, तो हाँ यार, सही लिखा था ऊपर बेटे, बी में 3 कॉलम होंगे, और यहां पर जब सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 3 रोज हैं, 3 कॉलम हैं, तो यहां पर क्या होना चाहिए, 3 रो होने चाहिए, और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो बेसिकली ये जो यहां पर ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी, ये बिकॉज ऑफ, अगर मैं इसको आई कर दूं, तो मान लीजिए 3/4 की मैट्रिक्स है, सॉरी 3/4 की है, ठीक, तो आई कर दूं, आई तो 4x4 बनेगी, और यहां 3x3 बनेगी। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये बनेगी 3x3, और ये बनेगी 4x4। तो ये जो आइडेंटिटी इधर वाली है, ये एक ही रो की वजह से बन रही है, और ये इधर वाली एक ही कॉलम की वजह से बन रही है। इस वजह से ये रो जनरेटेड आइडेंटिटी मैट्रिक्स है लेफ्ट वाली, और राइट वाली कॉलम जनरेटेड आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो जितने भी रो ट्रांसफॉर्मेशन होंगे लेफ्ट वाली पे होंगे, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन राइट वाली पे। आगे बात समझ में? ठीक है। क्योंकि एक ही रो की वजह से इधर की लेफ्ट की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ही रो की वजह से बनी, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ही कॉलम की वजह से बनी। तो यहाँ पे तो चूंकि ए 3/3 था, इसे नहीं समझ में आया, मैंने 3/4 ले लिया, तो तुम्हारा क्या बनता, I3 A I4। तो अब समझ गए? तो ए में 4 कॉलम है तो ये I4 बनी, ए में 3 रो है तो ये 3 रो बनी, 3। इस वजह से रो ट्रांसफॉर्मेशन लेफ्ट में और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन राइट में यूज होंगे। चलिए अब मैं न्यूमेरिकल करता हूँ, चीजें समझा दी आपको। अब बाकी वही काम है जो नॉर्मल फॉर्म में किया था, रो ट्रांसफॉर्मेशन फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। बस फर्क इतना है बेटे, लिखना पड़ेगा ज्यादा, और रो वाले में पहली मैट्रिक्स पे काम करोगे, कॉलम वाले में दूसरी मैट्रिक्स पे काम करोगे, और 2 मैट्रिक्स पे काम करना है। चलिए सबसे पहले ऑपरेशन लिखते हैं। ऑपरेशन क्या यूज होगा, इस 2 को आपको, पहले मैंने क्या बोला, A11 के नीचे 0 करना है, लेकिन इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो आप करो R1 = R1 - R2। मैंने पहले ही बोला था कि फर्स्ट एलिमेंट हमेशा 1 बनाने का प्रयास करना, ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। तो R1 - R2 किया तुमने, तो क्या हो गया, 3 - 2 1, -3 +3 0, +4 -4 0। लो जी, यहाँ तो मजे का काम हो गया। 2 -3 4 0 -1 1। अब वही ऑपरेशन आपको राइट हैंड में लेफ्ट वाली मैट्रिक्स में करनी है। R1 - R2, 1 - 0 1, 0 - 1 -1, और 0 0 1 0 0 0 1 A, और राइट हैंड की मैट्रिक्स एज इट इज कॉमन कॉपी कर दो। ठीक। अब चलो दूसरा ऑपरेशन क्या होगा, अब हमें A11 के नीचे 0 करना है, यानी फर्स्ट एलिमेंट के, ये क्या है 2। तो हमारा ऑपरेशन बन गया R2 = R2 - 2R1। ठीक है, तभी 0 होगा। तो अभी आपका बन गया 1 0 0, ये हो जाएगा 0 -3 4 0 -1 1। बहुत ही केयरफुली राइट हैंड पे आओ, R2 - 2R1, तो 0 माइनस, पहले तो R1 कॉपी कर दो, 0 -2 -2, 1 -2, यानी 1 + 2 3, और ये तो 0 ही रहेगा, और इधर 0 0 1 A 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बेटा आपको अगला काम क्या करना है, अगला काम आपको, बोलो, इस -1 को 0 करना है। तो इस -1 को कैसे 0 करोगे, कैलकुलेशन बहुत आसान बनानी है हमको, और इस -1 को 0 करना है। एक तो हमारे पास देसी तरीका क्या था, सिंपल तरीका था कि हम क्या करते, यहां पर कैलकुलेशन, इसको इंटरचेंज कर दे दोनों को, -1 इसको, और -1 ऊपर ले जाएं। ठीक, वही हमें सबसे आसान लग रहा है। तो लिखिए, थोड़ा सा जगह यहाँ कम पड़ेगी, बड़ा कंप्रोमाइज सा करना पड़ेगा, लेकिन मैं पेज नहीं पलटना चाहता। तो हमारा ऑपरेशन बना
R3 और R2 को मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो ये बन गया आपका 1 0 0 0 -1 1 0 -3 4। राइट हैंड की पहली मैट्रिक्स में भी वही काम हो जाएगा, 1 -1 0 0 0 1 -2 3 0। ठीक है, ए, और ये तो रहेगी 1 0 0। अभी तो कॉलम हो ही नहीं रहे हैं, 0 1 0। जब कॉलम यूज करेंगे तब की तब देखेंगे 0 0 1। अब अगला ऑपरेशन बेटे क्या होगा आपका, -3 को 0 करना है, तो ऑपरेशन क्या हुआ, R3 इज इक्वल टू R3 -3 R2। तभी तो -3 0 हो पाएगा। आपको इसके -1 के नीचे 0 करना है ना, तो -1 के 0 करने के लिए R3 इक्वल टू R3 -3 R2, तो -3 + 3 0 बन जाएगा। तो इधर ऑपरेशन आप कैलकुलेशन आई 1 0 0 0 -1 1 0 0 और 4 -3 1 इज इक्वल टू राइट हैंड पे 1 -1 0 R2 एज इट इज कॉपी कर दो, 0 0 1 R3 -3 R2। तो यहाँ तो दो जगह 0 है, तो एज इट इज कॉपी कर दो, -2 3 और 0 -3 -3। ए एज इट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आगे बात समझ में है? क्लियर? अब आपने क्या करना है बच्चे, अब आपने इसमें इस 1 को 0 करना है, इस वाले 1 को जो आपको यहां दिख रहा है। A11 के नीचे 0 हो गया, A22 के नीचे 0 हो गया, A33 के नीचे कुछ है नहीं, तो अब आप क्या करोगे, A11 के आगे 0 करोगे, सॉरी A22 के आगे 0, क्योंकि A11 के आगे ऑलरेडी 0 है ही है, A33 के नीचे कुछ है नहीं, अब A22 के आगे 0 करना है। तो ऑपरेशन क्या यूज करोगे, अब होगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज बेटे। C3 इज इक्वल टू C3 प्लस C2। तो अब याद रखना कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन राइट हैंड में चलेगा। यहां तो लिखोगे 1 0 0 0 -1 0 0 0 1, और रहा राइट हैंड में आपका आ जाएगा 1 -1 0 0 0 1 -2 3 -3 A C2 इज इक्वल C3 = C3 प्लस C2, तो 1 0 0 0 1 0 0 1 1। ये लीजिए साहब, बस अब एक काम बचा बेटे, इस -1 को 0 करना है, 1 करना है सॉरी। तो R2 को डिवाइड कर दो -1 से, ऑपरेशन लिख दो R2 इज इक्वल टू R2 इंटू -1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और वही ऑपरेशन इधर आ जाएगा 1 -1 0 0 0 -1 -2 3 -3। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं यूज किया, तो A 1 0 0 0 1 0 0 1 1। अब ये मैट्रिक्स बेटे ये हो गई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ध्यान से देखो, ये आपकी मैट्रिक्स क्या बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हो गई P, ये हो गया A, और ये हो गया Q। आगे आंसर लिख दो, हेंस हेंस P इज इक्वल टू, वापस देखना पड़ेगा हमें, 1 0 -2 -1 0 3 1 0 -2 -1 0 3 -1 0 3 और 0 -1 3 0 -1 3 एंड Q इज इक्वल टू, ये तो सिंपल है, 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1। ये मेरा पहला आंसर बना। अब आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स। नाउ ए इनवर्स इक्वल टू क्यू इंटू पी, ये होता ही है, हालांकि इसका प्रूफ मैं बाद में बताऊंगा, पहले ए इनवर्स निकालो। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्यू इंटू पी होता है, तो 1 0 0 0 1 0 0 1 1
और p कितना हो गया 10 -2 -103 0 -13 इज इक्वल टू, देखो जरा बेटे, 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, यहाँ पे -1 आ जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से, 0 आ जाएगा। चलिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 आ जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 0 1 0 3 1 3 3 आ जाएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 -1 3, एक मिनट, 0 इंटू 0 -1 और 3 1 3, ठीक। तो -1 और 3 कितना हो गया -2, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -2, थर्ड रो सेकंड कॉलम प्लस का 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम प्लस का 3, इनवर्स आ गया 1 -2 -2 -1 3 3 0। आंसर में मिसमैच कर रहा है सेकेंड एंट्री। मैंने सब सारी कॉपी सही करी कि नहीं करी देखने तो जरा। 1 -1 0 1 -1 0 0 0 -1 माइन, ओ ये लास्ट एंट्री -3 थी, तभी आंसर मैच नहीं कर रहा। सॉरी बेटे, ये -3 थी तो ये -3 हो जाएगा तभी। तो फर्स्ट रो ये वाली एंट्री, ये दोनों एंट्री मेरी गड़बड़ आ रही है, ठीक है। तो जब सेकेंड रो मल्टीप्लाई हुई तो -1 और -3 तो ये बन जाएगा -4, और जब ये मल्टीप्लाई हुई तो -3। हाँ अब आंसर मैच किया, ठीक है बेटे। पी और क्यू जरूरी नहीं कि मेरे तुम्हारे सेम हो, पी और क्यू अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ए इनवर्स तो यूनिक होता है, ए इनवर्स में हम मैच कर जाएंगे। आगे बात समझ में। अब ये जो तुम्हारा है ना, कैसे आया ए इनवर्स इक्वल टू क्यू पी, कैसे लिखा, ये अगर मैं तुमको समझाऊं तो जानते हो क्या है, पी ए क्यू क्या है, आई। पी ए क्यू क्या है तुम्हारा, आई। अब इसको पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो पी इनवर्स पी ए क्यू क्या बन जाएगा, पी इनवर्स, और ये दोनों मिलके आई बन जाएंगे, तो खत्म हो गए, आई बन जाएंगे। अब क्यू इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, ए क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, पी इनवर्स, हो गया क्लियर बेटे। अब यहां पर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो आप, किससे, सॉरी क्यू इनवर्स से, ए क्यू, क्यू इनवर्स क्या हो गया, पी इनवर्स क्यू इनवर्स, और ये क्या हो गए, खत्म हो गए। अब जब दोनों साइड पे इनवर्स लोगे तो ये पलट जाएगा। आपने पढ़ा होगा ना, ए बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो बस ये पलट जाएगा, क्यू पी इक्वल टू ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए आपको जितने भी नॉर्मल फॉर्म और रैंक से रिलेटेड, इक्विवेलेंट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड न्यूमेरिकल थे सारे कवर हो गए, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।